नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, बरसात के इस मौसम में किसानों को खासकर बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे फसलों में कीटनाशक की दवाइयाँ हो या फिर पशुओं में होने वाली बीमारियाँ। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार की नीतियों पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों का संकल्प, स्वदेशी वस्तुओं का करेंगे इस्तेमाल। बरसात में पशुओं का रखे विशेष ध्यान। और कम अवधि वाले प्रभेद से करे धान की खेती, बेहतर होगा उत्पादन। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों राजधानी पटना में कृषि विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उनके अलावा राज्य सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री श्रीमती रेणु देवी भी पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई। पटना के किसानों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के संकल्प की केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सराहना की। पटना में किसानों ने एक संकल्प लिया है कि हम अपने घर में जो चीजें लगती है, उन लगने वाली चीजों में वो चीज जो हमारे यहाँ बनती है, हमारे आसपास बनती है, हमारे लोग बनाते हैं या जो हमारे देश में बनती है, उसी को खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया और आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है कि हम देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। बरसात के मौसम में पशु के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के पानी से सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी बीमार होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में कोशिश करें कि उन्हें बरसात के पानी में भीगने ना दें, क्योंकि इससे वायरल फीवर हो सकता है। अगर पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो उन्हें ज़्यादातर रोगों से बचाया जा सकता है। खासकर बरसात के मौसम में पशुओं को कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए इस मौसम में पशुओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को बारिश के पानी से भीगने से बचाने के साथ साथ उनके बाड़े की सतह को भी साफ सुथरी और स्वच्छ रखना ज़रूरी है। इसलिए पशु आवास को स्वच्छ रखना, नियमित रूप से नहलाना और किसी भी प्रकार की रोग के लक्षण दिखाने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना बेहद महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालक भाई, बारिश के मौसम में मछलियों के आहार प्रबंधन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बारिश के कारण तालाब के पानी में ऑक्सीजन का असर कम हो सकता है। मछलियों के आहार में आवश्यक पोषक तत्वों और प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का सही अनुपात बनाए रखें। बारिश के मौसम में मछलियों को स्वस्थ रखने और उनके विकास के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बारिश के कारण तालाब के पानी में गंदगी और प्रदूषण बढ़ जाती है, जिससे मछलियों को नुकसान पहुंचता है। इनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और मछलियां कम सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच ज़रूरी है। साथ ही साथ आहार की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इस मौसम में उन्हें संतुलित आहार की कोशिश करें कि भोजन दिन में 1 या 2 बार ही लें। बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर तालाब की साफ सफाई भी करवाते रहें, ताकि मछलियां स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें। किसान भाई, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मानकर खेती की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता की आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान प्रभुदयाल सिंह से। प्रभुदयाल सिंह परवल की अलानी खेती कर लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पूर्वज जिस तरह से परवल की खेती करते थे, फसल अच्छी नहीं होती थी, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह से फसल उत्पादन बढ़ी है। विगत मैं कुछ वर्षों से परवल के खेती करते आ रहा हूँ, तो बहुत पहले मतलब जो मेरे पिताजी वगैरह करते थे, तो वह ज़मीन पर मतलब करते थे
जिससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण मिला कि आप अलानी कीजिए, अलान बना के कीजिएगा तो आपको फलन भी अच्छा आएगा, रेट भी अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा सा लागत तो इसमें पड़ जाता है, लगभग 3,000 के आसपास इसको लागत पड़ जाता है कट्ठे में बांस तार लेबर लगाने में। यह लंबे समय तक चलता है और उत्पादन भी अच्छा होता है और इसका फसल का लाइट भी अच्छा रहता है, कीमत भी मार्केट में इसका अच्छा मिल पाता है। किसान भाई, जिन क्षेत्रों में मानसून की बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में धान की खेती किसानों के लिए समस्या बन जाती है, लेकिन धान के कुछ प्रभेद ऐसे हैं जिसके चयन से इस समस्या का निदान किया जा सकता है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में कम अवधि वाले धान के प्रभेदों का इस्तेमाल कर धान का उत्पादन किया जा सकता है। तुरंता, प्रभात और धनलक्ष्मी धान के कम अवधि वाले उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। बदलते दौर के साथ अब मजदूरों की कमी होती जा रही है। ऐसे में नई नई तकनीक और नई नई मशीनी उपकरण से खेती को आसान बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक मशीन है पैडी ट्रांसप्लांटर। पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। पैडी ट्रांसप्लांटर धान रोपाई की मशीन है जिससे किसान आसानी से धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से न केवल किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है बल्कि समय की भी बचत कर सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। पटना के बाजारों के अनाजों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। लोकल गेहूँ 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूँ 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब चलते चलते आइए देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी पटना एवं आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी और उमस बनी रहेगी। इस दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से यह जानकारी लेंगे कि किस तरीके से मछलियों में होने वाली बीमारी के साथ साथ मछलियों के हेचरी के वक्त किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन।
दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मछलियों के उद्योग से जब शुरुआत होती है, जब हम शुरू करते हैं कि मछलियों की नींव कहाँ से शुरू होगी, मछलियों की हेचरी कहाँ से शुरू होगी, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कुछ तकनीक, क्या आधुनिक तकनीक और कौन से वो सहायक तत्व हैं जिनकी सहायता से मछलियों की हेचरी जो है वो अच्छे ढंग से शुरू हो सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सहायक निर्देशक मत्स्य विभाग डॉक्टर पुनपुन सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से हेचरी में एक बीज तैयार होता है जिसके बाद जो है मत्स्य पालक शुरुआत करते हैं मछली पालन की, तो ये बीज किस तरीके से तैयार होता है और क्या कुछ तकनीक होती है इसकी? जैसे हम लोग की ज़िंदगी में रोटी कपड़ा मकान का महत्व है, उसी तरह से मछली पालन अगर कोई किसान बंधु करते हैं तो सीड मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, यानी गुणवत्ता युक्त बीज का प्रबंधन, गुणवत्ता युक्त आहार का प्रबंधन और उर्वरक का प्रबंधन एक प्रमुख कड़ी है। और सफलता के मुख्य कड़ी के रूप में गुणवत्ता युक्त बीज का प्रबंधन आता है। तो 60 के दशक से पहले जो है मत्स्य बीज का कलेक्शन जो है किसान नदियों से किया करते थे, जिसके चलते उस नदी में अवांछित मछलियों का बीज ज़्यादा होने से, खाऊ मछलियों का बीज ज़्यादा होने से किसान बंधुओं का उत्पादन जो है बहुत कम मिलता था। 1957 ईस्वी में सबसे पहले हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अली कुनी ने 1957 ईस्वी में सबसे पहले आर्टिफिशियल ढंग से इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन से कोई इंजेक्शन दे करके मछली को आर्टिफिशियल ढंग से सीड प्रोड्यूस करने का काम किया। लंगून कटक में एक सीड फार्म था वहाँ से, और उसी के बाद जो नीली क्रांति, मछली पालन में जो नीली क्रांति है उसका सूत्रपात हुआ। और उसके बाद हम जो है बीज की गुणवत्ता युक्त बीज के किसान को उपलब्ध कराने में हम जो है सक्षम हो पाए। और इसीलिए जो 10 जुलाई है, 10 जुलाई को ये चीज़ हुआ था, तो भारत सरकार ने प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय मछुआ दिवस के रूप में ये इसको सेलिब्रेट करता है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम प्रौढ़ मछली को 2 केजी से ऊपर और 2 साल से अधिक उम्र की मछली को, नरमादा को एक हापा में रख करके या सीमेंटेड जार में रख के या सर्कुलर टैंक में रख करके हम पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन से इंजेक्ट करके हम अंडा निकालते हैं। वो अंडा 72 घंटे में जो है वो फिर बच्चा बन जाती है। उस बच्चा के प्रथम स्टेज को हम स्पान बोलते हैं, जिसको हम किसान बंधु को नर्सरी रेयरिंग के लिए देते हैं। और नर्सरी रेयरिंग करके वो फिर उसको फ्राई फिंगरलिंग बना करके उसको वो फिर अपने पाली जाने वाली तालाब में डालते हैं। और इस तरह से ये सीड की कंप्लीट साइकिल चालू होता है। अगर हम बीज की बात करें तो मछली का जो बीज जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है। हैचरी से जो प्रथम अवस्था का बीज निकलता है उसको स्पान बोलते हैं, जिसकी उम्र 72 घंटा होती है। फ्राई की उम्र आपको 30 से 45 दिन के बीज को हम लोग फ्राई बोलते हैं। 90 से 100 दिन के बीज को हम लोग फिंगरलिंग बोलते हैं। और ऐसा बीज जिसने एक जाड़ा ठंडा का मौसम देख लिया हो उसको 6 महीना से साल भर का बीज, उसको हम लोग ईयरलिंग कहते हैं। और 200 ग्राम से 250 ग्राम का जो बीज होता है उसको 0 साइज सीड कहा जाता है। तो सीड जितना ही ज़्यादा एडवांस किसान ले जाएंगे उनकी उपजा उतना ही ज़्यादा बेटर और कम समय में होगी। सर, आपने बताया कि बीज किस तरीके से इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन हेचरी का प्रचालन किस तरीके से होगा, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जान। बिल्कुल आपने सही कहा। हैचरी प्रचालन के लिए हैचरी की योजना हमारे जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित भी योजना है और राज्य सरकार द्वारा भी प्रायोजित योजना है, जिसमें 300 डिसमिल यानी 3 एकड़ ज़मीन चाहिए। 22 से 25 लाख का वो प्रोजेक्ट होता है, जिसमें 50% अनुदान सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है और SC ST के लोगों को जो है वो 90% अनुदान दिया जाता है। और महिला अगर कोई लाभुक हैं तो 60% अनुदान दिया जाता है। जब हम हैचरी के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें एक ओवरहेड टैंक होता है 25 से 30 हज़ार लीटर कैपेसिटी का, यानी 15 फीट गुना 11 फीट का और 11 फीट हाइट पे। इसके बाद में 12 से 14 फीट डायमीटर का एक ब्रीडिंग टैंक होता है, जहां हम नर मादा मछली को जो है इंजेक्ट करके पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन और या आज के डेट में सिंथेटिक हार्मोन आ गए हैं, उसको इंजेक्ट करके उसमें हम डालते हैं और 8 घंटा के बाद अंडा निकालते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट हुआ उसको एक कलेक्टिंग चैम्बर, जहां से हम अंडा का संग्रहण करते हैं।
चौथा जो कंपोनेंट हुआ उसको हैचिंग टैंक, प्रसूति गृह कह लीजिए, जहां हम अंडा को रखते हैं और 72 घंटा तक इंक्यूबेट करते हैं, जहां अंडा से हम बच्चा बनाते हैं। और जो 5वां स्टेज हुआ उसको स्पान कलेक्टिंग टैंक बोलते हैं। 72 घंटा के बाद बच्चा को जहाँ से निकालते हैं नर्सरी में डालने के लिए, उसको स्पान कलेक्टिंग टैंक कहते हैं। तो इस तरह से 5 जो है वो सीमेंटेड कंपोनेंट हुआ। इसके बाद अर्थन कंपोनेंट में, मिट्टी वाली कंपोनेंट में, घटक में आपको ब्रूडर टैंक होता है। ब्रूडर टैंक में हम कम से कम 600 पीस नरमादा, एवरेज 2 से 2.5 केजी मछली का, रेहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, ये 6 प्रजातियां हैं जिसका हम बीज निकालते हैं। वो कम से कम 100 पीस नरमादा का, यानी 15 कुंटल बीज के रिक्वायरमेंट होता है आपको एक हैचरी को चलाने के लिए। अगर हमको 10 मिलियन जो है फ्राई डेवलप करना है, जिसके लिए जो स्कीम राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रखी है, तो इसके तहत 2 आपको जो है प्रजनक तालाब बनाना पड़ता है। एक में जो हम रेयरिंग करेंगे, दूसरा में इंजेक्शन डालने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद उसको यूज किए हुए प्रजनक मछली को रखेंगे। और 6 जो है नर्सरी टैंक होता है, जिसमें जो स्पान हमारा 72 घंटे के बाद नहीं बिकता है, तो उससे हम फ्राई फिंगरलिंग उस नर्सरी में हम बना पाते हैं। प्रचालन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले जो नर मादा जो प्रौढ़ मछली है उसका सिलेक्शन करके, नर मछली जो होता है उसका जो है पेक्टोरल फिन, गलफरा मुंह के नज़दीक का जो पंख है वो रुखरा होता है, जबकि मादा को चिकना होता है। ऐसे आइडेंटिफाई करके हम जो है 4 घंटा पहले उसको कंडीशनिंग करके हापा में हैचरी प्रोग्राम में इंजेक्शन के लिए लाएंगे। इसके बाद में हम उसको आधा ml से 1 ml के दर से, उसके रिपनेस के अनुसार से हम जो है प्रति किलोग्राम आधा ml से 1 ml के दर से जो है उसको सिंथेटिक हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का हम जो है इंजेक्ट करेंगे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड देते हैं तो 4 mg प्रति केजी फीड के ही बॉडी वेट के हिसाब से हम इंजेक्ट करेंगे नर को, और मादा को जो है 2 इंजेक्शन देंगे, वो 8 से 12 mg प्रति किलोग्राम मछली के दर से। और अगर सिंथेटिक हार्मोन यूज करेंगे तो एवरेज जो है आधा ml प्रति किलोग्राम मछली के रेट से मादा को देंगे, और नर को 0.3 से 0.5 ml प्रति किलोग्राम मछली के रेट से इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन करने के बाद हम ब्रीडिंग टैंक में रख देंगे। अमूमन एक सेट में जो है 10 से 15 पीस नर, 10 से 15 पीस मादा, यानी 35 केजी नर और 35 केजी मादा का हम जो है वो सेट लगाते हैं। 6 से 8 घंटा के बाद जो है मछलियां अंडा देना चालू करती हैं, जो 1.5 से 2 घंटा तक चालू रहता है। अंडा संग्रहण कक्ष से अंडा निकाल करके हर 15 मिनट पे अंडा निकाल करके हम हैचिंग टैंक में डालेंगे, और हैचिंग टैंक में अंडा डालने के बाद फफूंद का इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए प्रत्येक 3 घंटे पे हम उसमें 250 ग्राम सोडियम क्लोराइड का 10 लीटर पानी में घोल बना करके उसको उपचारित करेंगे। इस तरह से हम अगर 72 घंटा चलाएंगे तो फिर 14 घंटा के बाद अंडा फट करके बच्चा बन जाता है, और 72 घंटे के बाद उसका मुंह खुल जाता है। उस स्टेज को स्पॉन बोलते हैं। स्पॉन को स्पॉन संग्रहण कक्ष से निकाल करके जो भी मार्केट में किसान लेना चाह रहे हैं उनको हम कंडीशनिंग करके देंगे। अगर जो नहीं बिका उसको हम फिर नर्सरी तालाब में 20 लाख प्रति एकड़ के दर से स्टॉकिंग करके स्पान से फ्राई बनाएंगे। इस तरह से प्रचालन, हैचरी का प्रचालन संपन्न होता है। सर, मत्स्य हेचरी से जुड़ी हुई जो सुविधाएं और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो हैचरी के लिए योजना चल रही है, जिसमें 3 एकड़ ज़मीन होना चाहिए आहर्ता के रूप में। इसके बाद में वो किसान अगर प्रशिक्षित हैं तो उत्तम है, अगर नहीं प्रशिक्षित हैं तो हमारे जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करके प्रशिक्षण ले लें, जिससे कि उनको कार्य संचालन करने में सहूलियत होगी। और इसमें जो है वो लाभुक, जो महिला लाभुक होंगे उनको केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 60% अनुदान जो है 25 लाख 22 से 25 लाख इसका यूनिट कॉस्ट है, जिसका 60% अनुदान महिला को दिया जाता है। सामान्य वर्ग OBC को 50% अनुदान दिया जाता है, और SC ST के लिए जो राज्य प्रायोजित योजना है जिसमें 90% जो है वह अनुदान दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्रमुख जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना मछली हेचरी से ही मछली पालन की नींव रखी जाती है, और इसमें कई तकनीकों के जरिए जो है हम बेहतर, सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक
जो बीज है वो तैयार कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। दर्शकों, मत्स्य हेचरी प्रबंधन एवं प्रचलन पर जिस तरीके से हमने जाना कि हेचरी के वक्त में किन किन चीज़ों पर ज़रूरी रहता है ध्यान देना, क्योंकि हेचरी वो तरीका है जिसके बाद मछलियों का बीज जो है वो तैयार होता है और मत्स्य पालन की तैयारियां जो है वो शुरू होती है। यहीं से नींव रखा जाता है मत्स्य पालन का। ऐसे में ज़रूरी है कि हेचरी के वक्त हम हर एक चीज़ों पर खास ध्यान दें। कार्यक्रम के इस पड़ाव में अब हम बात करेंगे सरकार की योजनाओं पर। कृषि से जुड़ी हुई जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं पर आइए हम इससे जुड़ी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म देखते हैं। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। दर्शकों, आज के अंक में जिस तरीके से हमने जाना कि मत्स्य हैचरी प्रबंधन एवं प्रचलन क्या है, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसानों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।